हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर अपन शॉर्ट वीडियो के सीरीज के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोट सेट के लिए। ठीक है, आज अपन बात करेंगे डायरिया और डिहाइड्रेशन की। ठीक है, देखिए डायरिया क्या होता है और डिहाइड्रेशन क्या होता है, समझिए आप मेरी बात को। डायरिया क्या एक, आपको क्या लगता है बीमारी होगी? नहीं, डायरिया एक बीमारी नहीं है, डायरिया एक सिम्टम है। अगर बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन या जो अगर डाइजेशन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरिया हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी लूज स्टूल पास करने लग जाती है, वाटरी स्टूल पास करती है, वो एज ए सिम्टम निकलता है। मान लो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से क्या होता है, फीवर आता है, वो क्या एक तरीके का सिम्टम है। ऐसे डायरिया भी क्या है, जो क्या है, सिम्टम है। उसकी वजह से अगर मान लो एक्सेसिव लूज स्टूल निकलेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिसके अंदर बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखिए डायरिया नॉट ए डिजीज, डायरिया एक बीमारी नहीं है, ये क्या है, सिम्टम है। मैंने बता दिया आपको। पैसेज ऑफ द स्टूल या वाटरी स्टूल, अगर बॉडी के अंदर जो वाटरी स्टूल या लूज स्टूल पास कर रहा है वो मोर देन 3 टाइम पर डे, अगर एक दिन में अगर तीन बार या 3 बार से ज्यादा अगर आप वाटरी स्टूल पास कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायरिया बोलेंगे। मोस्ट कॉमन कोज क्या है इसका, रोटावायरस। ऑल ओवर अगर मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाए 4 ऑप्शन के अंदर तो रोटावायरस इसका सबसे मोस्ट कॉमन कोज है। अगर आपको पूछा जाए कि बैक्टीरियल कोज कौन सा है सबसे मोस्ट कॉमन, तो आपको क्या आंसर देना है, इकोलाई। यस, नेक्स्ट डिसेंट्री क्या होता है। देखिए डिसेंट्री जो है, अगर ब्लड के अंदर अगर जो जब आपको डायरिया हो रहा है उसके अंदर अगर आपको ब्लड आने लग जाए स्टूल के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिसेंट्री, यानी ब्लड इन डायरिया। ठीक है, हेमेटोचेजिया के अंदर क्या होता है कि फ्रेश ब्लड अगर आपको स्टूल के अंदर दिखाई देता है, ये अपन एक टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए, है ना, कि ये डायरिया के अंदर होता है। नहीं, डायरिया के अंदर नहीं होता है। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर आपको स्टूल के अंदर आपको अगर मान लो फ्रेश ब्लड दिखाई दे रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेमेटोचेजिया। ठीक है, अभी हेमेटोचेजिया क्यों हो रहा है, क्योंकि लोअर जो जीआईटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, यानी लोअर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ब्लीड हो रहा है। मेलेना क्या होता है, ओल्ड ब्लड अगर दिख रहा है आपको, ओकल्ट ब्लड अगर दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मेलेना बोलेंगे, जो किसकी वजह होता है, अपर जीआईटी के ब्लीड की वजह से होता है। यस, नेक्स्ट टेनिसमस क्या होता है, जब आपको अगर स्टूल पास करते टाइम पे अगर पेन हो रहा हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टेनिसमस। यस, नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरिया। टाइप ऑफ डायरिया 2 होते हैं, एक्यूट डायरिया एंड क्रॉनिक। एक्यूट डायरिया जो होता है वो लेस देन 14 डेज होता है, अगर 14 दिन से अगर डायरिया कम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट डायरिया। अगर 14 दिन से ज्यादा अगर डायरिया अगर रह रहा है तो उसको अपन बोलेंगे परसिस्टेंट डायरिया या फिर क्रॉनिक डायरिया। यस, नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं। डायरिया के अंदर साइन एंड सिम्टम ये दिखाई देते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर जो स्टूल जो पास हो रहा है वो वाटर स्टूल पास हो रहा है। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल का सारा कंटेंट क्या हो गया, पास आउट हो गया, यानी एल्कलाइन कंटेंट तो चला गया, बॉडी के अंदर एसिड बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है और उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब अपन बात करेंगे डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन क्या होता है। यस, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन क्या होता है, लॉस ऑफ फ्लूइड। बॉडी के अंदर अगर किसी भी प्रकार का फ्लूइड लॉस होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। बॉडी के अंदर 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो डिहाइड्रेशन के अंदर मोस्टली कौन सा फ्लूइड लॉस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो आउटसाइड ऑफ सेल है वो अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन 3 टाइप के हो सकते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब देखिए आइसोटोनिक के अंदर क्या हो रहा है, जितना फ्लूइड लॉस हो रहा है उसके रेस्पॉन्स में उतने ही इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, उस कंसंट्रेशन के अंदर ही जो है इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी जितने इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में उतना ही फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है ना। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है, इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ये किसका कारण, ये क्या कॉज करता है, हाइपोवोलीमिया। ये क्या कॉज करता है, हाइपोवोलीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर जो पहले की कंसंट्रेशन है C1 मतलब कंसंट्रेशन, वो C2 के, यानी डिहाइड्रेशन होने के बाद में कंसंट्रेशन लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों की कमी आ गई यहाँ पे। आई बात समझ में। अब देखिए हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड लॉस ज्यादा हो गया, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड लॉस ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह और इलेक्ट्रोलाइट लॉस अगर कम होएगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड तो ज्यादा निकल गया, उसकी वजह से क्या होगा, जो बाकी का जो फ्लूइड है वो शिफ्टिंग हो जाएगा। भाई बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, यानी जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो सेल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर का फ्लूइड और जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो सेलुलर डिहाइड्रेशन कॉज करेगा ये। अगर आपको पूछ ले कि सेलुलर डिहाइड्रेशन कौन कॉज करता है तो फिर क्या आंसर दोगे आप, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। यस, नेक्स्ट हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड लॉस तो कम होता है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, फ्लूइड को जो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। कभी भी देखिए आपको 3 चीज पता होगी, सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूशन। सोल्यूट क्या होते हैं,
सोल्यूट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो उसके अंदर घुले हुए विलय होते हैं, उसको उनके बोलते हैं सोल्यूट। सोलवेंट क्या होता है? जिसके अंदर घुल रहे हैं, जैसे वाटर और सॉल्यूशन दोनों को मिला करके। तो सोल्यूट कभी भी इधर उधर नहीं जाते हैं, हमेशा सोलवेंट का मूवमेंट होता है, यानी वाटर का मूवमेंट होता है कभी भी, है ना, ऑस्मोसिस के अंदर। ठीक है, तो अगर इन तीनों के अंदर केवल शिफ्टिंग किसकी हो रही है? फ्लूइड की क्यों हो रही है? इलेक्ट्रोलाइट की भी तो हो सकती है, इसलिए नहीं होती है ना, कि इसके अंदर जो मूवमेंट होता है किसका होता है? सोलवेंट का ही होता है। ठीक है, तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड कहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरसेलुलर, यानी सेल के अंदर एडिमा बढ़ा देगा। यस, नेक्स्ट, अगर आपको क्लिनिकल डिहाइड्रेशन की बात करें तो 3 तरह का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड डिहाइड्रेशन को अभी जो नई गाइडलाइन है उसके अंदर क्या बोला जाता है? नो डिहाइड्रेशन, है ना। मॉडरेट डिहाइड्रेशन को बोला जाता है सम डिहाइड्रेशन, और सीवियर को सीवियर डिहाइड्रेशन ही बोला जा रहा है नई गाइडलाइन के अंदर, IMNCI की जो नई गाइडलाइन है उसके अंदर। माइल्ड डिहाइड्रेशन कब बोलेंगे? जब बॉडी का जो फ्लूइड है वो लेस देन 5% ऑफ बॉडी लेस हो, है ना। जैसे मान लो मेरी बॉडी का वेट जो अगर 50 किलो है, तो 5% से कम अगर वेट लॉस अगर हो रहा है मेरा, है ना, इसके कंपेरिजन में अगर फ्लूइड लॉस देखें तो उसको क्या बोलेंगे? माइल्ड। अगर 5 से 9% अगर बॉडी वेट का अगर जो फ्लूइड लॉस हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मॉडरेट। अगर मोर देन 10% हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर जो 4 चीजें देखी जाती है, एक तो थ्रस्ट कैसा होता है, अपीयरेंस कैसा होता है, फोंटानेल कैसे होते हैं ना। तो सबसे पहले अपन थ्रस्ट देखते हैं। माइल्ड डिहाइड्रेशन के अंदर जो है वो नॉर्मली पानी पिएगा, है ना, उसको इतनी ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी, क्योंकि ज्यादा हाइड्रेशन अभी डिहाइड्रेशन ज्यादा नहीं हुआ है ना। तो नो थ्रस्टिंग, वो ये भी महसूस नहीं करेगी मुझे प्यास लग रही, ठीक ठाक है, ठीक है, नॉर्मल है ना। जो सम डिहाइड्रेशन है या जो मॉडरेट डिहाइड्रेशन है उसके अंदर क्या होगा? वो बिल्कुल थ्रस्टी रहेगा, बिल्कुल प्यासा रहेगा, उसको बहुत जोर से प्यास लगेगी। आई बात समझ में? और वो अगर उसको आप पानी दोगे तो गट 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 जल्दी जल्दी पिएगा। आई बात समझ में? यानी बिल्कुल जैसे बिल्कुल कई दिनों का प्यासा हो वैसे पिएगा, ड्रिंक एगरली। और इसके अंदर जो सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होता है? ड्रिंक पोरली। उसके अंदर इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि वो पानी पीने लायक ही नहीं रहता है। समझ में आ रही मेरी बात? पानी पीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। ठीक है, यस, नेक्स्ट, इसके अंदर देखेंगे तो फ्लैट एंटीरियर फोंटेनिल। अभी फोंटेनिल डिप्रेस नहीं हुए, डिहाइड्रेशन अभी नॉर्मल ही है, तो डिप्रेशन फोंटेनिल के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके अंदर जो एंटीरियर फोंटेनिल है वो कैसे हो जाएंगे? डिप्रेस। इसके अंदर भी कैसे हो जाएंगे? डिप्रेस। ठीक है, यस, नेक्स्ट देखिए, स्किन जो अगर पिंच करके देखेंगे तो इसके अंदर जो गो बैक क्विकली, एकदम से स्किन जो से मैं यहां से पिंच करके देखता हूं तो एकदम से वापस रिटर्न चली जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्किन जो अगर जब पिंच करके देखेंगे तो वो थोड़ी स्लोली गो बैक होगी। कैसे होगी? स्लोली गो बैक। आई बात समझे? गो बैक स्लोली, 2 से 3 सेकंड लगाएगी। और इसके अंदर क्या होगी? टेंटिंग ऑफ स्किन, यानी मैं स्किन को अगर खींचूंगा तो स्किन बहुत मतलब जैसे बूढ़े आदमी होती है, बूढ़े आदमी के अंदर क्या होती है? स्किन खिंच जाती है, चमड़ी बिल्कुल खिंच जाती है, क्योंकि हाइड्रेशन नहीं है, उसको बोलते हैं टेंटिंग, है ना, यानी पोर स्किन टॉर्गर देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? स्किन जो है वो वेरी स्लोली होगी, वेरी स्लोली यानी बहुत धीरे धीरे जाएगी, इसके कंपेरिजन इसकी और ज्यादा धीरे जाएगी। ठीक है, आइज इसके अंदर क्या होगी? वेरी सनकन। आइज देखेंगे अपन, वेरी सनकन होगी। ओलिगो यूरिया होगा या एन यूरिया होगा, बिल्कुल यूरिन नहीं आएगा, या फिर यूरिन क्या होगा? लेस देन 800 ml या 400 ml होगा। यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? अब देखिए इनका अपीयरेंस कैसा होता है। ये जो बच्चा है ये कैसा लगेगा? नॉर्मल लगेगा अपने को या फिर अलर्ट लगेगा वो, है ना। इतना ज्यादा अपने को महसूस नहीं होगा, देखने से अपने को नहीं पता पड़ेगा कि इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो गया है। लेकिन इस बच्चे के अंदर रेस्टलेस होगा और इरिटेबल होगा तो अपने को देखने से पता पड़ जाएगा कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है। ये तो और अच्छे से पता पड़ जाएगा कि डिहाइड्रेटेड है, क्योंकि इसकी जो आइज है वो संकन हो गई है, इसका जो फोंटानिल है वो क्या हो गया? डिप्रेस्ड हो गया, है ना, यूरिन नहीं आ रहा है इसको, है ना। अब देखिए मैनेजमेंट कैसा होता है। IMNCI के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? IMNCI के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे अपन ग्रीन कलर के अंदर, इसका करेंगे येलो कलर के अंदर, इसका करेंगे पिंक कलर के अंदर। मैंने उसी हिसाब से कलर कोडिंग के हिसाब से इनका जो है लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रीन कलर को अपन प्लान ए बोलते हैं, अगर येलो कलर का जो प्लान है उसको अपन प्लान बी बोलते हैं, और पिंक कलर के प्लान को अपन प्लान सी बोलते हैं। देखिए इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे अपन ओपीडी बेसिस पे, जिसका माइल्ड है, माइल्ड और मॉडरेट जो पेशेंट है उनका अपन ओपीडी बेसिस पे करेंगे। जो सीवियर जो पेशेंट है उसका अपन करेंगे आईपीडी बेसिस पे। किस पे? आईपीडी, यानी भर्ती करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो ट्रीटमेंट के अंदर देंगे, प्लान ए के अंदर क्या करेंगे? जिंक और ORS का जो अपन सॉल्यूशन पिलाएंगे बच्चे को। ठीक है, ORS का सॉल्यूशन कितना पिलाना है? अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो 500 ml पर डे, अगर 2 साल से 10 साल का बच्चा है तो 1000 ml पर डे के हिसाब से, अगर 10 साल से भी ज्यादा बड़ा है बच्चा तो 2000 ml पर डे के हिसाब से। जिंक कितना देना है? अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो 10 mg, 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो 20 mg फॉर 14 डेज। कितने दिन? 14 दिन के लिए। प्लान बी के अंदर अपन देखेंगे केवल ORS, अपने को जिंक की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, और कितना देंगे? 75 ml पर kg पर डे के हिसाब से। यदि अगर बच्चे का जो वेट है वो अगर वेट अवेलेबल नहीं है तो अपने को किस हिसाब से देना है? अगर 2 साल से छोटा बच्चा है
तो अपने को किसे देना है 50 ml या 50 to 100 ml पर स्टूल पास। जैसे बच्चे ने स्टूल पास किया, अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो 50 to 100 अपने को ORS उसको सॉल्यूशन पिलाना है। लेकिन अगर 2 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको अगर जैसे उसने स्टूल पास किया, हर स्टूल पास करने के साथ में आपको 100 to 200 जो है ORS का सॉल्यूशन उसको पिलाना है। लेकिन अगर बच्चे का वेट आपके पास है तो आपको इस डोज में देना है। सबसे बेस्ट ये है, ठीक है। प्लान सी के अंदर अपन क्या करेंगे, बच्चे को IV फ्लूइड देंगे, ठीक है। IV फ्लूइड देंगे, एडमिट करने के बाद में सबसे बेस्ट जो है वो है RL, ठीक है। इसके अलावा D10 दे सकते हो, D5 दे सकते हो, NS दे सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट RL है। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो इसको 30 ml पर kg 1 घंटे के लिए, जो फर्स्ट आवर है, फर्स्ट आवर के अंदर अपन किस हिसाब से देंगे 30 ml पर kg के हिसाब से। उसके बाद में जो क्या देंगे, जो बाकी के जो 5 आवर्स है उसको अपन 70 ml पर kg के हिसाब से देंगे। टोटल 6 घंटे के अंदर अपन डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट करेंगे। पहले घंटे के अंदर 30 ml पर kg, और उसके बाद में जो लास्ट के जो 5 घंटे है उसमें किसे देंगे 70 ml पर kg के हिसाब से, ठीक है। अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है, अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो अपने को 30 ml पर kg देना है आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर कितना देना है 30 ml पर kg के हिसाब से। उसके बाद में जो 3 घंटे के अंदर जो है 70 ml पर kg के हिसाब से अपने को फ्लूइड देना है। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।